नमस्कार दोस्तों, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो जो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं, जिनके पास आपका ट्रांसफरेबल राइट है नहीं, अधिकार है नहीं ट्रांसफ़र करने का, तो उनके पास क्या क्या अधिकार और वो रख सकते हैं, वो देखते हैं हम। तो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट होता है, ये आसामी से सुपीरियर होता है, लेकिन भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट से हमारा जो है ये इन्फीरियर होता है। ये जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने ये समझ लिया था कैसे कैसे ये कैटेगरी है, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। तो हिज राइट्स आर परमानेंट, इनके राइट परमानेंट होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग द ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि उनके पास जो है ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं होता है। तो उनके राइट कैसे होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, परमानेंट हेरिटेबल तो सेम है बहुत कंडीशन में, बट यहाँ जो है इनका नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं। तो सेक्शन 76 आपका स्टेट करता है, बताता है आपका कि कौन जो है आपका भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट आपका होगा। तो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के राइट्स देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। पहला राइट है आपका कि राइट टू हैव एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ लैंड एंड यूज़ इट फॉर पर्पस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। आपके पास जो है पोजेशन ऑफ लैंड का एक्सक्लूसिव पोजेशन है एंड यूज़ इट फॉर पर्पस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। आप सिर्फ कृषि से जुड़े कार्यों में ही उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, जबकि भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट के केस में ही कैन यूज़ फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद है आपका राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट। आप चाहें तो उस ज़मीन पे बढ़ोतरी कुछ करा सकते हैं जो आप चाहें, जैसे कुआं कंस्ट्रक्ट कराना है आपको, दीवार कंस्ट्रक्ट करानी है, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, रिगार्डिंग एंड दैट इम्प्रूवमेंट शुड बी कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर, बिकॉज आप उस लैंड पे वही कर सकते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप इम्प्रूवमेंट भी बनाओगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बनाओगे ना, लाइक मेकिंग ऑफ ट्यूबवेल एक्सेट्रा। और राइट टू मॉर्गेज का भी राइट है आपका, जो 92 में दे रखा है। राइट टू लीज का भी आपके पास अधिकार है, जो सेक्शन 94 95 में दे रखा है। राइट टू एक्सचेंज, ठीक है, राइट टू सू फॉर डिवीजन, राइट टू सरेंडर, राइट टू अमेंडमेंट, राइट टू गेट डिक्लेरेशन थ्रू डिक्लेरेटरी सूट। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये कैटेगरी है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 क्लॉज 2 भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, इसके लिए मैं BWNTR बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। तो जो BWNTR है वो क्या करेगा आपका, वो सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कोड क्या होगा कि हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल लैंड। उसके पास जो है एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पोजीशन है कि वो उसकी ज़मीन है, वो उसको पजेस करता है। ठीक है, और वो जो है किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और जो है इसमें नोटिंग करने वाली बात यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ कृषि के कार्यों से रिलेटेड पे ही आपका जो है काम कर सकता है, यूज़ कर सकता है, एंड नो अदर, दूसरे किसी कामों के लिए नहीं। ठीक है, इफेक्ट विद BWNTR यूजेज हिज लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़। मान लो उसने नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये आपका 85 क्लॉज में दे रखा है। अगर कोई BWNTR कोई भी अपनी ज़मीन को, ठीक है, या उसके पार्ट को प्रोविज़न ऑफ कोड, यानी कि आपका 79 में जो चीज़ दे रखी है कि आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसका कंट्रावीन करता है, उसका विरुद्ध करता है, तब वह व्यक्ति क्या कहते हैं, वो इजेक्टमेंट के लिए लायबल हो जाएगा उस होल्डिंग्स पे या उस पार्ट पे। ठीक है, और वो केस ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए सूट दायर करनी पड़ेगी आपको ग्राम पंचायत को। सेक्शन 86 प्रोवाइड कराता है कि आपका जो BWNTR है, ठीक है, अगर वो इजेक्ट कर दिया गया है उस होल्डिंग से या पार्ट से, ठीक है, जैसा कि आपको सेक्शन 85 में पहले बताया गया है, तो उसके जो भी राइट या जो भी इंटरेस्ट हैं भूमिदार के ऐसी होल्डिंग में या ऐसे पार्ट में, ठीक, तो वो जो है इम्प्रूवमेंट के साथ साथ वो ख़त्म हो जाएंगे उसके राइट, यानी कि वो ज़मीन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट जो उसने किया है वो भी चला जाएगा उसके हाथों से। ठीक है, तो जो भी राइट टाइटल इंटरेस्ट उसके जो रिलेटेड थे उस प्रॉपर्टी से, दैट शैल बी एक्सटिंग्विश। ठीक है, उस डेट से, जिस डेट से आपका जो है इनको इजेक्ट किया गया है 85 के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ आपका ये ख़त्म होता है पहला पॉइंट। दूसरा है आपका राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट। आप चाहें तो उस पर इम्प्रूवमेंट बना सकते हैं, और ये भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के लिए आपका लॉफुल है कि वो जो है
आपका जो है आप इम्प्रूवमेंट बना सकते हो कि आपका जो है आप अपनी लैंड को मोर कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकें। यानी कि आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि आप ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 87 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट किसी भी टेन्योर होल्डर का उस होल्डिंग में या किसी पार्ट में एक्सटिंग्विश हो गया है, ठीक है, जैसे कि 86 में बताया गया, तो उसको जो है रिमूव नहीं कर सकता और अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता उस इम्प्रूवमेंट को, क्योंकि वो उस लैंड के साथ आपका चला जाता है उसके हाथ से, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। उसके बाद राइट टू मॉर्गेज, आपके पास राइट टू मॉर्गेज का अधिकार है। तो भूमिदार में जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट है वो अपना राइट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, बाय वे ऑफ मॉर्गेज विदाउट पोजेसन। आप माइंड करिए ये चीज़, ये मैं पहले जब मैंने बताया था कि राइट टू मॉर्गेज विदाउट पोजेसन क्यों अलाउड है। देखिए अगर आप, और ये किसको अलाउड होता है, मेनली ये गवर्नमेंट या जो आपके कुछ इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं उनको ही अलाउड होता है। ये इसलिए अलाउड होता है कि भैया आप जो है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि आपको सिक्योर कराना, और यही जो है आपका, इनका भी काम होता है, आपका जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि आपको लोन सिक्योर कराएं। तो इस सेंस में आपको मॉर्गेज विदाउट पोजेसन अलाउड की गई है कि आपके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, ठीक है। वैसे तो भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट के पास कोई ट्रांसफरेबल राइट है नहीं, बट ये चीज़ इसलिए अलाउड की है कि इससे जो है आपका जो है इंटरेस्ट सेव हो सके। आपको मान लो कहीं पैसे की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस सेंस में आप मॉर्गेज करें और विदाउट गिविंग द पोजेसन टू देम, ठीक है। यही चीज़ इसमें आगे बोली गई होगी। तो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैज़ अ राइट टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द होल्डिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज विदाउट पोजेसन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेक्शन 92 प्रोवाइड कराता है कि इंटरेस्ट ऑफ भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट किसी भी होल्डिंग या किसी भी पार्ट में मे बी ट्रांसफर्ड बाय मॉर्गेज विदाउट पोजेसन, ठीक है। विदाउट पोजेसन आप जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन टेकन, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपने किसी लोन के लिए सिक्योरिटी ली हो, तो आपने स्टेट गवर्नमेंट या बैंक हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई भी यूपी स्टेट आपका एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड या कंट्रोल होता हो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये इनके बेनिफिट के लिए अलाउड किया गया है। और या फिर कोई आप जो है कोर्ट की डिक्री में आपने सोल्ड की हो उस लैंड को, ठीक है, सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ एनी कोर्ट रिगार्डिंग द मैटर रिफर्ड टू इन क्लॉज ए और इन प्रोसीडिंग फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर चैप्टर 12, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर मामला है आपका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मामला, इन दैट केस यू हैव राइट टू मॉर्गेज विदाउट गिविंग द पोजेसन टू दैट पर्सन, मतलब दैट इंस्टीट्यूशन बेसिकली। अब इसमें यह है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉर्गेज, आपने जो है मॉर्गेज दे दिया और पोजीशन भी दे दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। अगर कोई भी भूमिदार यानी भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अपनी होल्डिंग या किसी भी पार्ट को जो है मॉर्गेज करता है, ठीक है, और मॉर्गेज आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जो है वो जो है पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग एनी मनी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, आपने लोन लिया है, तब जो है आपका क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो ये माना जाएगा कि आपने सेल कर दी है, ठीक है, ट्रांसफरी को। एंड टू एवरी सच सेल द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 89 से अप्लाई, ठीक है। अगर आपने मॉर्गेज विद पोजीशन दे दी तो ये माना जाएगा कि आपने सेल कर दिया है, और आपके लिए भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के लिए तो खैर अधिकार ही नहीं है टू सेल करने का, तो उसका तो भैया अवेयरेंस में पहुंच जाएगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में शायद निहित हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सेल का केस बताया गया है ये उस भूमिदार के लिए बताया गया है जो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है, उसके लिए है ये, ठीक है, क्योंकि उनका माल ले जाएगा, गवर्नमेंट सेल कर दिया, इनको तो अलाउड ही नहीं है कि ये आपका मेक आउट कर सकते हैं कोई भी मॉर्गेज को, क्योंकि अगर ये लूप होल होता एक्ट में तो भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट हमेशा मॉर्गेज दे देता और पोजीशन दे देता, क्योंकि उसको बेचनी होती तो वो इस सेंस में दे देता, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड, वो लूप होल ढूंढता, वो कहता कि क्या कहते हैं, मैं एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन दिखा के ले रहा हूँ और आपका जो है मैं पोजीशन भी दे दे रहा हूँ आपको, तो ये सेल कंसीडर हो जाएगा और उसे बेचनी होती ज़मीन, ठीक है। ये लूप होल क्रिएट हो जाता ना, इसलिए भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के लिए नहीं ये मेंशन है, ये सिर्फ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के लिए मेंशन है। और ये आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। बाकी जो अदर राइट्स है वो बिल्कुल भूमिदार विद जो आपका ट्रांसफरेबल राइट होते हैं उसके सेम रिगार्डिंग ही दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब व्हाट आर द राइट्स ऑफ असामी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम।
तो असामी जो होता है वो आपका इन्फीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर होता है। इसके ना तो राइट परमानेंट होते हैं, ना ही ट्रांसफरेबल होते हैं, ना ही भैया इसके जो है मतलब ना ही परमानेंट होते हैं, ना ही ट्रांसफरेबल होते हैं। बट इसके जो राइट होते हैं सिर्फ हेरिटेबल नेचर के होते हैं। हेरिटेबल नेचर इन द सेंस अगर ये आपका ख़त्म हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो इनके जो एयर हैं विल एक्सक्लूड हिम, ठीक है, और उसके पोजीशन उसके सू में आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये होता है हेरिटेबल पोजीशन। तो आपका सेक्शन 78 कोड का है, वो बताता है कि कौन कौन आपका असामी होगा, ठीक है। तो आपका राइट्स ऑफ असामी कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं कि उनके पास मतलब एक्सक्लूसिव पोजीशन होता है लैंड का, और वो जो है कोई भी पर्पज़ जो सेक्शन आपका मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, यानी कृषि से रिलेटेड कार्यों के लिए असामी जो है लैंड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है समर्पण का अधिकार होता है, सरेंडर का अधिकार होता है। थर्ड आपके पास कि आप जो है सू फॉर पोजेसन एंड कंपनसेशन, आप जो है पोजेसन के लिए सू कर सकते हैं और कंपनसेशन के लिए सू कर सकते हैं 137 में, ठीक है। ये बिल्कुल सेक्शन 6 SRA के से आप जो है कॉम्प्लाई कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है आपका राइट टू फाइल फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट। तो आप जो है फिक्सेशन ऑफ रेंट के लिए भी आप जो है फाइल कर सकते हो, ठीक है। और राइट टू गेट डिक्लेरेशन थ्रू डिक्लेरेटरी सूट, ये आपके 144 में प्रोवाइडेड है। या आप अपना लीगल स्टेटस डिक्लेयर कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे दैट यू हैव द राइट्स लाइक एज एन असामी, देन यू कैन डू सो बाय राइट टू गेट डिक्लेरेशन थ्रू डिक्लेरेटरी सूट अंडर सेक्शन 144, ठीक है। तो आपका पहला देखते हैं व्हाट राइट इज़ दैट राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेसन ऑफ लैंड एंड यूज इट फॉर पर्पस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। तो यू कैन यूज इट ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज एंड रिलेटेड पर्पजेज इन द सेंस दैट आपका पशुपालन आपका क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में तो आता नहीं है, तो क्या ये रिलेटेड माना जाएगा कि नो, ठीक है। आप सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हो, इसमें कहा गया है कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। तो सेक्शन 84 प्रोवाइड कराता है कि एन असामी शैल हैव द राइट टू एक्सक्लूसिव पोजीशन ओवर ऑल लैंड comprised in his holding and to use land for any purpose connected with agriculture, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर के पर्पज़ में क्या क्या आता है, दैट विल बी द मतलब लीगल कंस्ट्रक्शन, या फिर वो आपका जुडिशियल माइंड बताएगा कि आप उसमें क्या क्या कंस्ट्रूट कर सकते हो। हाउएवर फिर भी नो असामी शैल बी इंटाइटल्ड टू यूज़ एनी लैंड डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर भी कोई भी असामी वो उसके पास राइट नहीं है, ठीक है, कि भैया आपका जैसे मान लो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन में ये कह दिया है, ठीक है, कि आपका जो है कोई भी ज़मीन जो है तोंगा प्लांटेशन के लिए आपका जो है अलग से रखी गई है और उसी ज़मीन पे आप आसामी हो, तो उस सेंस में आप जो है क्या कर सकते हो, ठीक, आप जो है कोई दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो अदर देन कल्टिवेशन एंड रेजिंग ऑफ क्रॉप्स। अब मैं इसका पॉइंट को समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तोंगा प्लांटेशन जब मैंने आपको समझाया था तब मैंने समझाया था कि तोंगा प्लांटेशन होती है कि प्लांटेशन ऑन हिल्स, ठीक है, हिल्स पे प्लांटेशन होती है, तो वहाँ आप एग्रीकल्चर अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हो तो उस ज़मीन पे जो प्लांटेशन उस नेचर का होता है कि वहाँ कैनपी रह जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है उस ज़मीन पे आप एग्रीकल्चर आप क्रॉप कर ही नहीं सकते, एक ही क्रॉप कर सकते हो, नेक्स्ट क्रॉप आप कर नहीं सकते। तो ऐसी ज़मीन पे आपका कल्टीवेशन और रेजिंग ऑफ क्रॉप्स आपका अलाउड नहीं होता है। इस सेंस में अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपको नोटिफाई कर दिया है और इंटेंडेड टू नोटिफाई है, देन उस सेंस में आप जो है अदर देन रेजिंग क्रॉप्स और अदर देन कल्टीवेशन आप उस लैंड को यूज़ कर सकते हो। असामी को उस केस में अलाउड है, ठीक है, जिस केस में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाई किया है, ठीक है, और उनकी इंटेंशन है और कि उस ज़मीन को टोंगा प्लांटेशन के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये आपका समझ लीजिए। उसके बाद इफ़ेक्ट इफ़ असामी यूजेज हिज लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज़, उसकी जो सामान्य ज़मीन है अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तब उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसकी जो आपका जो है वो इजेक्टमेंट के लिए आपका जो है बेदखली के लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है, उस होल्डिंग से या उस पार्ट से, ठीक है। और सूट किसकी होगी? लैंड होल्डर उस पर सूट दायर करेगा। सेक्शन 86 आपका फर्दर प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई भी असामी आपका होल्डिंग से आपका इजेक्ट हो गया है, किसी भी पार्ट से इजेक्ट हो गया है, तो उसका जो भी राइट टाइटल इंटरेस्ट था उस होल्डिंग उस पार्ट में, ठीक है, या फिर उसने कोई भी इम्प्रूवमेंट मेड आउट किया था उस ज़मीन पे,
वो सारी तीनों सारी चीज़ें जो है आपका उसमें ख़त्म हो जाएगा, उसका अधिकार और उसका जो इंटरेस्ट है उसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू सरेंडर, समर्पण का अधिकार होता है। तो आपको 119 में बताया गया है कि असामी चाहे तो आपका जो है सरेंडर कर सकता है अपने इंटरेस्ट को में, यानी कि अपने स्वविवेक पे, तो वो सरेंडर कर सकता है अपना इंटरेस्ट किसी भी होल्डिंग में या, ठीक है। लेकिन असामी के केस में सिर्फ होल्डिंग में अलाउड है, पूरी होल्डिंग का ही अलाउड है, इसमें पार्ट अलाउड नहीं है असामी के केस में, जैसे कि मैंने पहले आपको जो भी राइट टू सरेंडर पढ़ाया था उसमें बताया था, ठीक है। और अगर आप सरेंडर कर भी रहे हो तो आपको लैंड होल्डर को पहले जो है नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशन को बताते हुए। और जो भूमिदार होते थे उनको किसको देना पड़ता था, उनको रिस्पेक्टेड जो आपका अथॉरिटी होती थी, जैसे तहसीलदार में हो गया या जो भी था आपका तहसील में, उस बंदे को आपको जो है इंटीमेट कर मतलब इंटीमेशन देनी पड़ती थी, लेटर भेजना पड़ता था, आपको सूचित करना पड़ता था, ठीक है। और आपको इसमें जो है लैंड होल्डर को सूचित करना पड़ेगा कि आप जो है पोजीशन को गिव अप कर रहे हो। अब इफेक्ट क्या होता है सरेंडर का, वो 120 में आपका प्रोवाइडेड है। जहाँ कोई भी लैंड आपका असामी के द्वारा आपका सरेंडर की जाती है, उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट उस लैंड में जो है क्या मान लिया जाएगा कि ख़त्म हो गया है। और किस डेट से ख़त्म हो गया है, जिस डेट से आपका जो है पोजीशन आपने गिव अप की है, ठीक है। 119 के तहत आपका राइट टू सू फॉर पोजीशन इन कंपनसेशन, आप जो है पोजीशन के लिए और कंपनसेशन के लिए आप सू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा अधिकार है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 क्लॉज 1, असामी जो कि आपका इजेक्ट किया गया है या डिस्पजेस किया गया है, ठीक है, किसी भी होल्डिंग से, ठीक है, और आपका जो है अप्रहेंड कर रहे हैं इस इजेक्टमेंट को, ठीक है। तो और वो जो है आपका अप्रहेंशन जो हो रहा है इजेक्टमेंट का, वो आपका प्रोविज़न ऑफ लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी आपका पर्सन है, जो भी मे सू द पर्सन सो इजेक्टेड और ट्राइंग टू इजेक्ट हिम, तो आप जो है उस पर्सन के खिलाफ जो आपको निकाल रहा है या निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप जो है क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो, और उसके खिलाफ आप जो है केस दायर कर सकते हो। अब किस चीज़ के लिए केस दायर कर सकते हो, कि आपको पोजीशन दी जाए और उसको जो है रॉन्गफुल डिस्पोजिशन का उसको कंपनसेशन दिया जाए। ये बिल्कुल सेक्शन 6, ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि आपका राइट टू सू फॉर पोजीशन एंड कंपनसेशन में क्या होता है। मान लीजिए आपको किसी ने ड्यू कोर्स से इजेक्ट नहीं किया है, ठीक है, आपको ऐसे ही निकाल दिया विदाउट मतलब अनलॉफुली आपको या रॉन्गफुली आपको डिस्पोजेस कर दिया, उस सेंस में आपके पास दो ही तो राइट होंगे, टू गेट द पोजीशन एंड सेकेंड इज़ फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल डिस्पोजेशन, ठीक है, उसके लिए। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद राइट टू फाइल फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट, ठीक है। तो आपका जो असामी है, वेयर एनी पर्सन इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड एज एन असामी विदाउट द रेंट बीन एग्रीड अपॉन, अगर आपका पहले रेंट एग्री हो गया तो कोई बात नहीं, अगर आपका रेंट एग्री नहीं हुआ है, उस सेंस में बोला गया है कि असामी या जो लैंड होल्डर है वो तहसीलदार से अप्लाई कर सकता है कि आपका जो है रेंट को फिक्स किया जाए। और जो तहसीलदार है जब उसे रिसिप्ट मिलेगी एप्लीकेशन की, तो वो इंक्वायरी बना सकता है उस मैनर में जैसे कि आपका प्रेस्क्राइब्ड है, और आपका जो है इस कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो है रेंट को फिक्स कर सकता है। रेंट जो फिक्स किया गया है वो असामी को उसी डेट से आपका जो है देना पड़ेगा जिस डेट से उसने जो है असामी की पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। और कोई भी पर्सन अगर तहसीलदार के ऑर्डर से आपका एग्री पाया जाता है, उसको लगता है कि जो रेंट फिक्स किया गया है वो सही नहीं किया गया है, तो वो एक अपील दायर कर सकता है एसडीओ के ऑफिस में, ठीक है। और इसमें जो है आपका एसडीओ का जो ऑर्डर होगा दैट शैल बी द फाइनल नेचर, ठीक है। और ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लास है, ये आप समझ सकते हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड। अगर कोई दूसरे प्रोविज़न में कुछ और प्रोवाइडेड है तब कोई बात नहीं, वरना एसडीओ का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा, ठीक है भैया। इसके बाद राइट टू गेट डिक्लेरेशन थ्रू डिक्लेरेटिव सूट, आप जो है अपना लीगल स्टेटस डिक्लेयर कराने के लिए आप जो है सू कर सकते हो, ठीक है। और ये कर सकते हो कि क्या कहते हैं, आप जो है इसमें जो है आपका लीगल स्टेटस क्या है। लेकिन जब आप सूट दायर कर रहे हो, तो जो लैंड होल्डर जिसके आप असामी हो, दैट शैल बी द नेसेसरी पार्टी टू द सूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट एंड भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ठीक है। तो पहला तो रेफरेंस सीधी बात हो गई कि वो किसी भी पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ कर सकता है, लेकिन आप जो VWNTR हो सिर्फ आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसमें जो अंतर है
कि भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के पास अधिकार है, वो सेक्शन 80 के तहत आपका जो है डिक्लेरेशन आपका गेट कर सकता है। तो ये पॉइंट को आप दोबारा समझ लीजिए कि जो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है उसके पास राइट टू गेट डिक्लेरेशन होता है सेक्शन 80 के तहत, जिसमें आप ये डिक्लेयर कराते हो कि आप अपनी ज़मीन जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना करके किसी और पर्पज़ यानी कॉमर्शियल या आपका जो है वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तब आप जो है पर्टिकुलर अथॉरिटी से पे जाते हो और वो आपका डिक्लेयर कर देती है कि लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना होकर दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। और ऐसा राइट इसके केस में क्यों नहीं है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के, क्योंकि उसको अलाउड ही सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही है, तो वो उस सेंस में जा ही नहीं सकता कि आपका गेट डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 80। ठीक है, तो ये भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के पास जो है ये अधिकार होता नहीं है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है, ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। ठीक है, बट भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं होता। उनके नेचर जो होता है नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट होता है। जो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है उनके पास जो है राइट टू रिक्वेस्ट का अधिकार होता है, यानी बिल बनाने का अधिकार है कि वो जो है अपने इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग के लिए रिगार्डिंग बिल बना सकते हैं। बट जो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है उनके पास कोई भी राइट नहीं है बिल बनाने का। उसके बाद पांचवा अंतर आपका हो सकता है, जो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, ठीक है, मतलब जो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, अगर वो कोई भी लैंड आपकी एग्रीकल्चर पर्पज़ के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तब उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इनके केस में भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के केस में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं जब भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट यूज़ करता है तो उसको ज़मीन से बेदखली निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के केस में ये है नहीं कि आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको निकाल दिया जाए। ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये टेन्योर होल्डर का चैप्टर आपका पूरा हो गया आपका। तो यहाँ नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।